Hello guys, welcome back to my channel. Today we are watching a video from the channel Apsi and Nia, and it is called Operation Sindoor is not over. Next steps for India. Give me thumbs up and let's watch. अगर आपको लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो चुका है देन यू आर रॉन्ग। ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ये ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत है। हो सकता है कि सीज फायर अनाउंस हो चुकी हो, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान ने पहलगाम में हम पर अटैक किया, भारत और पाकिस्तान दोनों देशों का भविष्य कम्प्लीटली चेंज होने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर। ऑपरेशन सिंदूर इज द न्यू नॉर्मल। और मेरे पास 3 रीजंस है व्हाई आई से दिस। रीजन नंबर 1, पहलगाम इंसिडेंट के बाद भारत ने सारे पाकिस्तानी वीसास रिवोक कर दिए और सारे पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर से कहा कि वो भारत से अगले 48 आवर्स में निकल जाए। इस एक स्टेप ने एक बहुत बड़ी नेशनल सिक्योरिटी रिस्क हमारे आंखों के सामने रख दी। कहानियां बाहर आने लगी कि कोई 40 साल से पाकिस्तानी पासपोर्ट लेकर भारत में निवास कर रहा था, कोई टूरिस्ट वीसा पे आकर ओवरस्टे करती है, भारत में शादी कर लेती है, कोई 17-18 सालों से यहाँ मैट्रिक की परीक्षा देकर जॉब हंट में लगा है। ये कितनी बड़ी सिक्योरिटी रिस्क है, क्योंकि ये लोग कब आए, कैसे आए, किसी को पता नहीं। ये लोग प्रोडक्टिवली सोसाइटी का हिस्सा है भी। Stayed in India illegally for this amount of time? How it was possible and they didn't deport them? Okay. या फिर यहाँ के लोगों को बिना वजह भड़का रहे हैं, दंगे करवा रहे हैं, वायलेंस करवा रहे हैं, इसका हमें कोई आइडिया नहीं। कोल्ड वॉर के समय यूएसए और यूएसएसआर यही स्ट्रैटेजी करते थे अपना स्पाई नेटवर्क बनाने के लिए। वो लोगों को अलग कवर यानी एक अलग नाम, अलग आइडेंटिटी देकर उनके कंपीटिंग देश में भेजते थे, और जब सही समय आए उनसे कोई ना कोई काम करवाते, उनसे लोकल डिटेल्स पूछते, रिपोर्टिंग करवाते, चोरी करवाते। द थिंग इज, अपार्ट फ्रॉम द रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स, किसी को पता नहीं होता कि ये लोग एजेंट्स हैं, स्पाई है। हाँ, आपको लगता होगा कि ये क्या फैंटेसी है, लेकिन एस्पियोनाज ऐसे ही होता है। जेम्स बॉन्ड की फिल्म में एक स्पाई को काफी ग्लैमराइज किया जाता है, लेकिन अ गुड स्पाई इज द वन हु कैन नॉट बी डिटेक्टेड। सोचिए, इतने समय तक इतने सारे लोग भारत के कोने कोने में जाकर फुल्ली सोसाइटी का हिस्सा बन चुके हैं। एक पॉलिटिशियन ने तो ये भी कह दिया कि 5 लाख से ज्यादा महिलाएं पाकिस्तान से है और यहाँ पर बसी हैं, यहाँ पर शादियां करके बैठी हैं। इन्हें भारत में रखने से भारत को क्या ही मिलता है? बस एक सिक्योरिटी रिस्क और एक डर कि कल कहीं ये इलीगल इमिग्रेंट्स भारत के शहरों को डिस्ट्रॉय ना कर दे, या फिर कोई इंटेलिजेंस पाकिस्तान को ना दे, या फिर भारत के रिफॉर्म्स को कंप्लीटली टैंक ना कर दे प्रोटेस्ट के थ्रू। एंड आई नो कि अगर हम इन्हें डिपोर्ट करने लगे तो तुरंत से इनके बिहाफ पर हजारों लाखों ह्यूमन राइट्स वाले उठ जाएंगे। लेकिन हर कोई देश इलीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट करता है, क्योंकि ये उस देश का सॉवरेन राइट होता है किसे अंदर रखना है और किसे बाहर। यूएसए ने खुद ही इतने भारतीय लोगों को डिपोर्ट किया। हमारी मीडिया ने तो उन्हें हीरो बनाने की कोशिश की, लेकिन सच तो ये है कि उन्होंने रूल्स तोड़े हैं, इसीलिए वो डिपोर्ट हुए। इलीगल इमिग्रेशन इज नॉट अ जोक। इनफैक्ट हमारे नेबर्स भी डिपोर्टेशन करते हैं। पाकिस्तान अफगानी लोगों को डिपोर्ट करता है, बांग्लादेश रोहिंग्यास को डिपोर्ट करता है। जब सब करते हैं तो हम क्यों धर्मशाला बने? जैसे पिछले दशक में नक्सल प्रॉब्लम पर फोकस्ड अटेंशन दिया गया, वैसे ही आने वाले समय में illegal just immigrants are just really a risk for a country, and if a country doesn't deport them, then nobody knows what we're going to do. You know, there are some rules that we need to follow. So I don't really like when people immigrate to a different country and they simply forget about just rules and they live peacefully. So को डिपोर्ट करने में लगना चाहिए, बिकॉज जब हम इलीगल इमिग्रेंट्स के राइट्स पर नेटिव सिटीजन्स के राइट से ज्यादा फोकस करते हैं, तब हम नेटिव सिटीजन्स पर बहुत बड़ा इनजस्टिस करते हैं। जब तक हम हर एक इलीगल इमिग्रेंट को वापस नहीं भेजते, तब तक हम इस देश के लोगों की सिक्योरिटी को अश्योर नहीं कर सकते। तो जब तक सारे घुसपैठियों को हम वापस नहीं भेजते, ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर। रीजन नंबर 2, एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ शेयर करना है। पहलगाम इंसिडेंट ने शायद इतने घाव छोड़े क्योंकि सिविलियंस मारे गए, लेकिन सच तो ये है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, एलओसी शेलिंग्स और वायलेशन, इन सब में हमारे कई जवानों की जाने जाती है। सच तो ये है कि भारतीय नागरिकों की मेमोरी एक गोल्डफिश की तरह है। हम आज हुई चीज कल भूल जाते हैं।
और इसका प्रूफ यही है कि पहलगाम अटैक होने के बाद भी पाकिस्तान ने उनके पार्टीशन के बाद इतने स्टेट स्पॉन्सर्ड टेरर अटैक्स करने के बाद भी कुछ बुद्धिजीवी लोग आकर कह रहे हैं कि पहलगाम तो एक इनसाइड जॉब है, ये इलेक्शंस के लिए हुए हैं। लोग तो इस हद तक आ गए हैं कि सर्वाइवर्स के आई विटनेस अकाउंट को डिसमिस कर रहे हैं कि ऐसा किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने धर्म पूछ के नहीं मारा, ये कुछ भी फेंक रहे हैं। टिपिकल गैस लाइटिंग। और कुछ बुद्धिजीवी लोग तो ऐसे भी है जो आकर कह रहे थे care about just victims that they died because of these terrorists. They just think about different things, and I don't know. It's crazy, guys. पीस नॉट वॉर। नाउ लेट मी बी क्लियर, जब पाकिस्तान ने उनके पार्टीशन के बाद ये डिसाइड किया कि टू ब्लीड इंडिया बाय 1000 cuts, they have decided that they are at war with us. Do you woke idiots understand that they have chosen war? हम ही अज्ञात लोग हैं, अंधे लोग हैं जो पीस की बातें करते हैं। लेकिन सच तो ये है कि जरा सा भारत ने खुद के लिए स्टैंड अप किया तो डीएम्स में, कमेंट्स में, हर जगह एक पाकिस्तानी आकर सिर्फ और सिर्फ गालियां देता है। Let me make this damn clear in a language you will understand. It is Pakistan that has chosen to be at war with us, and that is why they need to be dealt with accordingly. और सिर्फ इन्हीं वोक लोगों की बात नहीं है। जब से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के फेज 1 में 9 टेरर कैंप्स को मार गिराया और इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में रखा, तब से एक ऐसा नैरेटिव बन गया है कि भारत पाकिस्तान में ड्रॉट ला रहा है। भारत की वजह से पाकिस्तान के बेचारे गरीब लोगों को कितनी दुविधा होगी। भारत तो इजराइल जैसे पाकिस्तान पर आक्रमण कर रहा है। ऑथर पाकिस्तानी। बात ये नहीं कि ऐसे ऑपेड्स लिखे जा रहे हैं, बात ये है कि भारत का पर्सपेक्टिव किसी को भी सुनना नहीं है। सारे ऑनलाइन वोक इडियट्स और कई सारे एनआरआईज इसी फॉल्स पाकिस्तानी नैरेटिव को गटक के पी जा रहे हैं, क्योंकि हमारे साइड से कोई क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव है ही नहीं। हमें लगता है कि नैरेटिव इन्फ्लुएंस करना यानी न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट में पॉजिटिव आर्टिकल्स लाना, बिल्कुल नहीं। वो गार्बेज न्यूज़पेपर्स हमारे बारे में कभी भी सच्ची और पॉजिटिव चीजें पब्लिश ही नहीं करेंगे। उनका एंटी इंडिया स्टैंस नोन है। लेकिन जिस नैरेटिव की हम बात कर रहे हैं वो यही है कि भारत अग्रेसर है, भारत ईविल है, भारत के कारण एक आम पाकिस्तानी की निजी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, भारत ही कश्मीर में अग्रेसर है, भारत इजराइल के प्लेबुक से लेसन्स ले रहा है, भारत में हिंदुत्व डोमिनेट कर रहा है जिसके कारण माइनॉरिटीज डर में है। लेकिन पाकिस्तानी वीजा रेवोकेशन के बाद कितने सारे पाकिस्तानी तो यहाँ पाए गए। अगर भारत माइनॉरिटीज के लिए इतना ही डेंजरस है तो ये लोग यहाँ क्यों बसे हैं? और भारत की माइनॉरिटीज में बुद्धिस्ट, जैन, पारसी भी आते हैं। हमेशा कॉन्वर्सेशन एक ही रिलीजन को लेकर क्यों? किसी ने दूसरों की बात ही क्यों नहीं सुनी? या शायद किसी ने उन्हें कोई प्रश्न ही नहीं पूछा, क्योंकि उससे ये ढोंगी नैरेटिव बिखर जाता ना। प्रॉब्लम ये है कि हमारे एनआरआईज और उनके बच्चे यही टॉक्सिक प्रोपेगेंडा पी लेते हैं और देश के ग्राउंड रियलिटी से और भी दूर हो जाते हैं। नैरेटिव इसे ही कहते हैं। एक एग्जांपल देती हूँ, कोई भी अमेरिकन मूवी देखिए, स्पेशली वो मिलिट्री पेट्रियोटिक वाली, और कुछ चीजें नोटिस कीजिए। रशियंस हमेशा से एनिमीज होते हैं। कोई भी वर्ल्ड वॉर 2 की स्टोरी हिटलर के सरेंडर के बाद फिनिश हो जाती है या फिर पर्ल हार्बर बॉम्बिंग्स पर रुक जाती है। लेकिन कोई भी ये नहीं कहता कि हिटलर अप्रैल 1945 में मर गया, जर्मनी ने मई में ही सरेंडर कर लिया, तो अगस्त में जापान पर न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराने की क्या आवश्यकता थी? सच तो यह है कि यूएसए अपना स्ट्रेंथ दिखाना चाहता था, यूएसएसआर से आगे आना चाहता था, और इस पेटी रीजन के कारण उन्होंने जापान के 2 शहरों को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन ये कहानी आप नहीं सुनते ना, क्योंकि आप तो सिर्फ टॉप गन जैसे फिल्म्स देखते हैं। लेकिन कभी भी जापानीज I don't know. I think propaganda exists in every country. I even can't think about any country without propaganda. I think there is no such a country, and it's really difficult to differentiate just lies and real truth. And how to do it in our today's world, I have no idea about it. Yeah. बॉम्ब्स के बारे में कुछ नहीं सुनते, क्योंकि वो उनका प्रोपेगेंडा है। वो अपने पोजीशन को, अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को अपनी जनता तक पहुंचाते हैं, ताकि उनकी जनता यही समझे कि यूएसए अनराइवल्ड है, यूएसए वर्ल्ड लीडर है, यूएसए डोमिनेंट है। और जब ये फिल्म्स दुनिया भर में रिलीज होती हैं, तब हम और आप जैसे लोग भी यही प्रोपेगेंडा बिलीव कर लेते हैं। इसे ही प्रोपेगेंडा कहते हैं।
इसे ही इन्फ्लुएंस कहते हैं, इसे ही नैरेटिव कहते हैं। सच तो यह है कि भारत इस नैरेटिव वॉर में कभी उतरा ही नहीं। हमारे एकेडमिक इंटेलेक्चुअल्स बाहर जाकर हर पब्लिकेशन में सिर्फ और सिर्फ भारत की बदनामी करते हैं, भारत के बारे में फॉल्सहुड्स फैलाते हैं, भारत के ट्रेजेडीज को बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं। और इसमें कोविड की याद आती है, जब सारे वेस्टर्न न्यूज़पेपर्स में सिर्फ जलती हुई चिता दिख रही थी, वेराज दुनिया भर के लोग मर रहे थे। उस समय भी इन वल्चर्स ने लोगों को डिग्निटी नहीं दी। सच तो यह है कि एक यूनाइटेड इंडिक फ्रंट कोई भी सामने नहीं रखता। कोई भी भारत की हिस्ट्री के बारे में कहे तो ये मिथ है, ये सच नहीं है, आप मिस रिप्रेजेंट कर रहे हो, यही कहा जाता है। नैरेटिव बदलना काफी सटल होता है। Let me give you another example. 2022 में हम एक्सपो में गए थे टू दुबई। पाकिस्तान के एक्सपो एग्जिबिट में उनकी हिस्ट्री दिखाई गई थी और इस हिस्ट्री में वो मौर्यन एम्पायर को अपना क्लेम कर रहे थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन को अपना कह रहे थे, फोटोज के साथ कह रहे थे कि देखो हमारा समाज कितना प्रोग्रेसिव है। एंड बाय फोटोज आई मीन दे शोड अ monk wearing a saffron robe praying in water. Whereas सच तो यह है कि हर रोज एक पाकिस्तानी हिंदू या क्रिश्चियन लड़की किडनैप होती है। इसके कई केसेस आपको ऑनलाइन मिलेंगे। उन्होंने बेसिकली भारतवर्ष की पूरी हिस्ट्री को अपनी हिस्ट्री बताई थी, which was a gross injustice and a falsehood. But they did it anyway to push this narrative about their rich and vast history. Point यही है कि पाकिस्तान ऐसे subtly दिखाता है। I want to say that how to find truth in our world. I think it's impossible really, because some people think about this in this way, some people think in a different way, and I don't understand. हमारी हिस्ट्री कितनी ग्रेट है, लेकिन सच तो यह है कि उस देश की हिस्ट्री 1947 से ही शुरू होती है। उसके पहले ये सब भारत की हिस्ट्री है। नैरेटिव इसे ही कहते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम इसमें कंप्लीटली फेल हो रहे हैं। ना कि फॉरेन न्यूज़पेपर्स में कोई इंडियन कॉरेस्पॉन्डेंट होता है तो पाकिस्तानी और चाइनीज इंडिया के अगेंस्ट बायस्ड व्यूज प्रेजेंट करते हैं। हाल ही में चाइनीज एयर डिफेंस और जेट्स की ऑनलाइन पोर्टल्स में काफी प्रशंसा हुई, लेकिन थोड़ा कॉमन सेंस यूज करने वाले लोगों ने नोटिस किया कि उनके ऑथर्स खुद चाइनीज ही थे और वो चाइनीज ऑथर्स उनके प्रोपेगेंडा मशीन ग्लोबल टाइम्स के लिए काम करते थे। सो बेसिकली एक चाइनीज प्रोपेगेंडा पीस था और सारे न्यूज़पेपर्स ने एक ही आर्टिकल के बेसिस पर अपने आर्टिकल्स पब्लिश किए। लेकिन इन सब में भारत का पर्सपेक्टिव प्रेजेंट करने वाला कोई क्यों नहीं है? हमारे इंडिजिनस एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को एक्सप्लेन करके उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग केस बनाने वाला कोई क्यों नहीं है? क्या भारत के बारे में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव न्यूज ही लिखी जानी चाहिए? आप लोग कहेंगे कि बस स्पेक्युलेट मत करो, दिस इज नॉट सम ग्रैंड कंस्पिरेसी अगेंस्ट इंडिया, बट ऑनेस्टली इट इज। वी जस्ट टू स्टूपिड टू डू एनीथिंग अबाउट इट। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कई फॉरेन अकाउंट्स इंडियन नेम्स और इमेजेस लेकर एंटी इंडिया भड़काऊ पोस्ट करते हैं, जिस पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कोई एक्शन नहीं लेते। कई बार आपको इंडियंस के अगेंस्ट रेसिस्ट पोस्ट मिलेंगे, लेकिन उन पर भी कोई एक्शन नहीं ली जाती। पता नहीं हमें ऐसे क्यों लगता है कि भारत के बारे में कोई topic, because there are so many racist things about Indians on the internet, and honestly I've never seen about any other country just as much racist information as about India. I think that even about Russia there is less like bad things. About us also people say that we are evil country, evil people, that we are just monsters, but I don't know, just India is always, targeted by these racist all posts. I don't understand why. नहीं लिख सकता जब तक हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए। प्रॉब्लम्स हर देश में होते हैं, वो आप तक नहीं पहुंचते। सोचो क्यों? क्योंकि उनके मीडिया को पता है कि अंदर के प्रॉब्लम्स बाहर ब्रॉडकास्ट करने से कुछ अचीव नहीं होता, लेकिन अपने स्ट्रेंथ्स दुनिया को दिखाने से बहुत कुछ अचीव होता है। थिंक अबाउट दैट, लेट दैट सिंक इन। रीजन नंबर 3, इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट और ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया है कि भारत के असली एलाइज नहीं है। जियोपॉलिटिक्स में ऐसा ही होता है, लेकिन फॉर सम रीजन इंडियंस कीप सिंपिंग फॉर वेस्टर्न वैलिडेशन। किसी देश ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो हम खुश हो जाते हैं, लेकिन सच तो यह है कि सारे देशों के रिलेशंस कुछ हद तक ट्रांजैक्शनल होते हैं, इंटरेस्ट बदलते रहते हैं। क्या आपको पता है 1999 कारगिल वॉर के समय यूएसए ने भारत को उनके जीपीएस यूज करने की अनुमति नहीं दी थी। इसी रिजेक्शन को काउंटर करने के लिए इसरो ने नाविक ये सिस्टम बनाया, जिसे हमारे आर्म्ड फोर्सेस ने इस बार प्रिसिशन स्ट्राइक्स में यूज किया। सिमिलरली हमें यही लगता है कि सारी इंपोर्टेड चीजें ही सही होंगी। भारत अपने दम पर कुछ
कुछ नहीं बना सकता। पर सच तो यह है कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे स्काइज इंडियन टेक्नोलॉजीज के कारण ही सेफ थे। इंडियन डिफेंस इक्विपमेंट वर्ल्ड क्लास है। वाइल रशिया हमारा एक क्लोज पार्टनर है, उनके वॉर के कारण उन्होंने कई डिफेंस डिलीवरीज डिले कर दी हैं। और वो क्यों ना करे? Here I want to say that I've heard like about S-400 that India wants to buy more squadrons of this defense air system, but Russia couldn't sell it to India because of war between Russia and Ukraine. So there were some problems, and as I know, India didn't buy as much squadrons of this air defense system as we want. But now I also heard that Russia will also sell S-500. So but I agree that of course Indian defense systems are also great. अपने देश पे होना चाहिए। और वॉर के कारण हमारा ये क्लोज अलाई भी चाइना से काफी क्लोज हो चुका है। इनफैक्ट हाल ही में रशिया और चाइना ने साथ मिलकर S-8000 बैंड्रोल क्रूज मिसाइल डेवलप किया। और अगर चाइना को भारत पर चेक लाना है तो वो डेफिनेटली पाकिस्तान को ये वेपन जरूर बेच देंगे। सो हर कोई इंपोर्ट जीवी से मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारा कोई साथी नहीं है, हमें ही खुद का साथी बनना होगा, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू डिफेंस। I agree with her. Of course, there are no friends in geopolitics. Even on my channel, I always promote our Indian-Russian relationships. But of course, I understand that there are only mutual interests. It's just true, And about China, China is a big partner of Russia, actually. I know that there are some tensions between India and China, but for Russia, both countries are important because we import a lot of different things from China. And Russia is with China, with India at the same time. So, what to say? उतनी चीजें लोकली ही बनानी होगी। और जब तक हम ये नहीं समझ लेते कि संकट के समय हमें कोई बचाने नहीं आने वाला, तब तक बहुत देर ना हो जाए। हमारे इंडिजिनस डिफेंस और उसके सक्सेस के बारे में हम डिटेल में एक वीडियो जरूर बनाएंगे। सो नाउ हम क्या कर सकते हैं? टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऑपरेशन सिंदूर दुनिया भर की दगाबाजी ने मेरे अंदर एक आग जला दी है। आई वॉन्ट टू मेक श्योर इंडिया हैज अ सीट एट द टेबल। आई वॉन्ट टू मेक श्योर द इंडियन पर्सपेक्टिव इज लिसन्ड टू। I want to make sure that India economically prospers. मैं सीमा पर जाकर नहीं लड़ सकती, लेकिन मैं भारत की अर्थव्यवस्था सुधारने में मदद कर सकती हूँ। अपने वीडियोस के थ्रू एक इंडियन पर्सपेक्टिव दुनिया तक ला सकती हूँ। हम ऑलरेडी इंडियन स्टार्टअप्स में निवेश करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। आप पर्सनली भी मदद कर सकते हैं। भारत इकोनॉमिकली प्रोग्रेस करेगा जब हम कलेक्टिवली हमारे इश्यूज पर फोकस करेंगे। आपके आसपास कोई भी प्रॉब्लम देखो और उसे अपने लेवल पर सॉल्व करो, उससे बहुत फर्क पड़ता है। If all of us start focusing on all our local problems together, then at some point we will run out of them because we are too many people and our problems are not that big. दूसरी बात ये है कि इंटरनेट पर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट मत खेलो। हाई नो, आप इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब पर कुछ पढ़ते हो, कुछ देखते हो तो मन करता है कि फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट कर लेती हूँ, उस पर रिएक्ट करती हूँ, कोई पोस्ट शेयर कर लेती हूँ, कूल लगूंगी। बट ऑनेस्टली दैट्स नॉट द राइट वे। वेट, वॉच, think and observe. A lot of fake news patterns will be observed. आज के इस दुनिया में conventional warfare सिर्फ एक ही तरीका नहीं होता है। Information warfare is real. तीसरा यही है, the one thing that can break our economic growth and progress is us getting divided on petty issues. हाल ही में language issues, language wars बहुत हो रहे हैं। Let me tell you one thing. भारत से एक कदम बाहर निकलो तो कोई नहीं पूछेगा कि आपकी भाषा क्या है, कौन सी है, आप भारतीय ही होंगे। And as always, I believe कि सब लोगों को विभिन्न भाषाएं सीखनी चाहिए। 80% of Russians will say and it's just helpful. मेरा मदर टंग कोंकणी है, मैं हिंदी बोलती हूँ, इंग्लिश बोलती हूँ, और क्योंकि मैं महाराष्ट्र में पली बड़ी हूँ तो मराठी भी बोल सकती हूँ। गुजराती कॉलेज में गई थी इसलिए थोड़ी बहुत गुजराती समझ आती है। And I do want to learn other Indian languages. So मुझे समझ ही नहीं आता कि लोगों को नई भाषाएं सीखने में क्या आपत्ति है।
प्रॉब्लम क्या है? और सेकेंडली, अगर किसी व्यक्ति को उस एरिया की भाषा नहीं आती तो उससे एग्जिस्टिंग लोगों को इतना क्राइसिस क्यों महसूस होता है? के ड्रामा देखने के लिए सब कोरियन सीखते ही है ना, Learn Russian जापानीज सीख ही and लेते हैं Indian ना। languages. तो ये अप्रोच भारतीय भाषाओं में यूज कोई क्यों नहीं करता? सबको सिर्फ रास्तों पर आकर गुंडागर्दी करनी है, यही दिखाना है कि हम कितने इमेच्योर हैं। कोई ये नहीं कहता कि आओ मेरी भाषा सीखो और मैं तुम्हारी भाषा सीखता हूँ, क्योंकि मैंने भी लोगों से पूछा कि मेरे पास टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल नहीं है, कैसे सीखूं दूसरी लैंग्वेज? और लोगों का आंसर यही होता है, मूवीज देखो, सबटाइटल पढ़ो और कर लो। अगर दूसरों को अपना लैंग्वेज सिखाने में लोगों के पास पेशेंस नहीं है तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि सामने वाला सीखे? एंड एट द सेम टाइम वो लोग जो उस स्टेट की लैंग्वेज सीखने से साफ मना कर देते हैं, इतना क्या अहंकार है बे आप लोगों को? जो स्टेट आपको आर्थिक रूप से सपोर्ट करता है उसकी लोकल लैंग्वेज आपको सीखनी ही चाहिए, बिकॉज दैट्स अ नेसेसिटी। आई फाइंड दिस लैंग्वेज वार सो स्टूपिड। आई मीन, क्या यही प्रॉब्लम्स रह गए भारत में? क्या किसी को और कोई भी इशू नहीं दिखी? सब लोग जो लैंग्वेज को डिवाइडर के रूप में यूज करते हैं उन्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। आपकी ये लो IQ हरकतों को भी हमारे जवान डिफेंड करते हैं। एंड यस, आई विल से इट लाइक दैट, क्योंकि बात सही है। एक जवान जब भारत की सीमा डिफेंड करता है वो ये नहीं देखता कि मैं सिर्फ अपने राज्य के बॉर्डर्स को डिफेंड करूंगा, वो पूरे देश के बारे में सोचता है। तो जो लोग लैंग्वेज के नाम पर गुंडागर्दी करते हैं और जो लोग ईगो के लिए अपने स्टेट का लैंग्वेज नहीं सीखते, आप दोनों पक्षों को खुद पर घिन आनी चाहिए कि आप जैसे लोगों को भी हमारे जवान बिना किसी कंडीशन के डिफेंड करते हैं। कुछ प्रोडक्टिव कीजिए, उनके सैक्रिफाइसेस को वेस्ट मत कीजिए, यूनाइटेड रहिए। टुवर्ड्स द एंड आई जस्ट वांट टू से, बहुत लोग कह रहे थे दैट जस्टिस इज सर्व्ड इन ऑपरेशन सिंदूर। इट इज नॉट। Justice will be served when the Indian perspective is appreciated. Justice will be served when Pakistan and its terror financiers are destroyed. Justice will be served when India will be so powerful that nobody messes with us. Justice will be served when people in India choose Desh Bhakti over trying to look cool on social media. Justice will be served when India embraces its cultural identity. Till then, at least for me, Operation Sindoor is not over. Wow, I love that. You know, guys, this video was quite extensive because she spoke about different things, but overall I liked this message of the video that India should be united and people of India should be united as well. There is no need to fight about language, which is really kind of stupid. All languages are great and it's really fun to learn them. It's very nice for your brain. And yeah, I also saw on my channel people started fighting because of language. And guys, don't do like this because all languages are great and you're all Indians. So it doesn't matter what language you speak. You have your country and just think about other problems that you have, right? Because if you're united, you can overcome a lot of problems, you can overcome different difficulties. And the worst thing for country is to be divided into many parts. So yeah, I really loved this video and she spoke about a lot of things, and I just liked this. You know, this video is quite philosophical and I loved her narration as well. I in general like their channel. As I understand, their husband and wife, so all the best for their channel. And yeah, they also spoke about Russia. Yeah, but you know, I hope that Russia will support India, because I think for us it's beneficial to support India because we have no borders, you know. For example, with China we have a border and we also have some disagreements, like with China, of course. We are partners with China, but very tense partners. Yeah, and with India we have no borders, we have great history, right, of our friendship, and I think India is a very important ally of Russia, and Russia will not just, will not just leave India. So yeah, tell me your opinion, guys, and see you in my next video. Bye bye.